जय हिंद साथियों, नमस्कार। परमजा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, मेरी श्रृंखला चल रही थी, व्यंजनों पर हम बात कर रहे थे और व्यंजनों को हमने उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ लिया था और अवान्तर भेद या अभ्यंतर प्रयत्न या आंतरिक प्रयत्न के आधार पर भी हम समझ चुके थे। अब हमें सिर्फ लिखना था, हम लिख लेते हैं। तो हमने इस आधार पर कितने भागों में बांटा था। तो पहला था हमारा स्पर्शी व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। ठीक है दोस्तों, क्या समझा था इसमें लिखिएगा। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा एक उच्चारण स्थान दूसरे उच्चारण स्थान को स्पर्श करता है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन या स्पष्ट व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। बताइए कौन कौन से हो जाएंगे? तो हो जाएंगे दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन कौन सा होता है? स्पर्शी व्यंजन होता है। बताइए संख्या कितनी हो जाएगी? 25। कितनी हो जाएगी? 25। ठीक। दूसरा क्या था दोस्तों? संघर्षी व्यंजन। दूसरा कौन सा था? संघर्षी व्यंजन। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा एक उच्चारण स्थान दूसरे उच्चारण स्थान के इतना निकट आ जाता है कि वायु घर्षण के साथ बाहर आती है। उन्हें क्या कहा जाता है? संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा एक उच्चारण स्थान, मैंने पिछली कक्षा में समझाया दोस्तों, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो हमारा श्वसन तंत्र बिल्कुल सिकुड़ जाता है। एक उच्चारण स्थान दूसरे उच्चारण स्थान के इतना नज़दीक आ जाता है, हाँ स्पर्श नहीं करता है लेकिन इतना नज़दीक आ जाता है कि वायु घर्षण के साथ बाहर आती है और इन्हें बाहर आने में क्या करना पड़ता है? संघर्ष करना पड़ता है। इस कारण इनको क्या कहा गया? संघर्षी व्यंजन कहा गया। और ये पूछे जाएंगे तो कौन कौन जाएंगे दोस्तों? कौन कौन से जाएंगे? आपके जो वही उष्म व्यंजन है वही हो जाएंगे श, स और माफ करिएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं श और हो जाएगा आपका ह। कौन सा हो जाएगा? ह। ठीक है दोस्तों, ये था। इसके बाद अगला था दोस्तों, कौन सा था? स्पर्श संघर्षी। कौन सा था? स्पर्श संघर्षी। बताइए कौन सा वर्ग था स्पर्श संघर्षी? और क्या लिखेंगे? वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्पर्श व
संघर्ष संघर्ष करना पड़ता हो, क्या कहलाएंगे दोस्तों? इस पर संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। और इस पर संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? च वर्ग। कौन सा हो जाएगा? च वर्ग। च वर्ग में भी कौन सा हो जाएगा? च, च, छ, झ, झ। कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? च, छ, झ, झ। और विकल्प में यदि इनमें से कोई ध्वनि नहीं हो, च, छ, झ, झ में से कोई ध्वनि नहीं हो, तो फिर हम ये भी लगा सकते हैं। वैसे कौन सा वर्ग इस पर संघर्षी व्यंजन हो जाएगा? च वर्ग। कौन सा हो जाएगा? च वर्ग। ठीक है दोस्तों, कितने आधार पर हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गए, स्पष्ट हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए, उसके बाद संघर्ष हो गए, स्पर्श संघर्ष हो गए। और हमने क्या क्या समझा था, आगे देखते हैं। बताइए इसके बाद क्या था? अर्ध स्वर। क्या था दोस्तों? अर्ध स्वर। बताइए कौन से थे, कौन से थे और क्या लिखेंगे हम? व वर्ण या वो व्यंजन जिनका उच्चारण किसके समान होता हो? स्वरों के समान होता, स्वरों के समान होता हो, क्या कहलाते हैं? स्वरों के समान होता हो, अर्ध स्वर कहलाते हैं। कौन कौन सा हो जाएंगे दोस्तों? याद करिएगा शुद्ध रूप से य और व। कौन से हो जाएंगे? य और व। शुद्ध रूप से य और व आपके अर्ध स्वर हो जाएंगे। लेकिन य और व ऑप्शन में नहीं हो, विकल्प में नहीं हो, तो फिर हमें चयन करना होगा किसका? यदि य, र, ल और व। अब करिएगा य, व, र, ल। कौन से जाएंगे? य, र, ल, व। ठीक है दोस्तों, यदि ऑप्शन में य व मौजूद हो तो य व का चयन करेंगे। और यदि ऑप्शन में य व मौजूद नहीं हो और ये चारों ही ऑप्शन में हो तो फिर हम इनका चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था हमने? बताइए क्या देखा था? याद करिएगा। लुंठित। क्या देखा था? लुंठित, प्रकंपित, प्रकंपित या कंपन जात। क्या देखा था? ये देखा था। और क्या देखा था दोस्तों? लुंठित का मतलब क्या होता है? लुढ़कने वाले स्टाइल में। ठीक। प्रकंपित का मतलब हो जाएगा कंपन जात, सॉरी कंपन उत्पन्न होना, या हमारे श्वसन तंत्र में ऐसा जिस वर्ण के उच्चारण से कंपन उत्पन्न हो जाए उन्हें क्या कहा जाएगा? कंपन जात। तो क्या लिखेंगे अपन? वह व्यंजन, वे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारे श्वसन तंत्र में शोषण नहीं होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारी, क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारी जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, वह व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता हो वो क्या कहलाएगी? लुंठित या प्रकंपित या कंपन जात। और यदि पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? र। क्या हो जाएगा? र। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? लुंठित हो गया, प्रकंपित हो गया, कंपन जात हो गया। याद करिएगा। स्पर्शी हो गए, संघर्षी हो गए, स्पर्श संघर्षी हो गए, अर्धस्वर हो गए, लुंठित हो गए। इसके बाद था दोस्तों पार्श्विक। क्या था? पार्श्विक व्यंजन। क्या हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन? वह व्यंजन जिसका उच्चारण
करते समय वायु या श्वास जिह्वा के दोनों बगल से निकल जाती हो। कौन सी ध्वनि कहलाती है? पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। पिछली कक्षा में समझा था ल एक ऐसी ध्वनि है दोस्तों जिसका उच्चारण करते समय हमारे श्वसन तंत्र से जो वायु बाहर आती है वो जिह्वा के कहाँ से निकलती है? जिह्वा के दोनों बगल से निकलती है। ऐसी ध्वनि को क्या कहा गया? पार्श्विक व्यंजन कहा गया। पार्श्विक में जो मूल शब्द है पार्श्व, पार्श्व का अर्थ ही क्या होता है? बगल। पार्श्व क्या हो जाएगा? पार्श्व। और पार्श्व का मतलब भी क्या होता है? बगल। क्या होता है? बगल। ठीक। और यदि ध्वनि पूछ ली जाए तो कौन सी हो जाएगी? ल। कौन सी हो जाएगी? ल। ठीक है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उत्क्षिप्त। क्या पढ़ा था? उत्क्षिप्त। या फिर क्या पढ़ा था? ताड़नजात या फिर द्विगुणी। क्या पढ़ा था? द्विगुणी। और क्या लिखा था? क्या समझा था? ठीक है, लिखते हैं व वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा झटके से ऊपर जाती है और झटके से ही नीचे आती है अथवा बहुत शीघ्र बोलने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने इनको समझा था। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैंने लिख दिया है। उत्क्षिप्त ताड़ना। उत्क्षिप्त का मतलब भी क्या होता है? ऊपर जाना और झटके से नीचे आना। ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा झटके से ऊपर जाती है और झटके से ही नीचे आती हो। या फिर हम कह सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण करने में हमें बहुत ही शीघ्रता से बोलना पड़ता है। या फिर कहेंगे कि इन वर्णों के उच्चारण में ताड़ने जैसी शैली का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुणी व्यंजन कहा जाता है। यदि पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ लिख देता हूँ मैं, आप अपने स्तर पर लिख लेना। ड और ढ। ठीक, कौन कौन से हो जाएंगे? ड और ढ, ड और ढ। ठीक, इसके बाद कौन से थे दोस्तों? अगला देखिएगा, याद करिए। देखिए दोस्तों, अगला भाग लिखने से पहले मैं आपके सामने 4 वर्ण लिख रहा हूँ। अभी समझे हमने उत्क्षिप्त ड, ढ, ड, ढ। ठीक, ये हमारे सामने ऐसे वर्ण आते हैं। बताइए इनके प्रयोग से किस प्रकार के शब्द बनेंगे? देखना, इससे हो जाएगा लड़ाई। अगर ये याद नहीं रहे तो आप ये याद रखना। लड़ाई। इससे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लड़का। क्या हो जाएगा? लड़का। ठीक, बताइए इससे क्या हो जाएगा? पढ़ाई। क्या हो जाएगा? पढ़ाई। ठीक, बताइए इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा दोस्तों? डाक। क्या हो जाएगा? डाक। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? डमरू। और क्या हो सकता है? डमरू। और क्या हो सकता है? डाक, डमरू, ड्रम। और क्या हो सकता है? ड्रम। क्या हो सकता है? ड्रम। इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? ढक्कन। क्या हो जाएगा? ढक्कन। ठीक, देखिएगा, ड़, ढ, ड, ढ। लड़ाई, लड़का,
ड पढ़ाई, ड डाक, डमरू ड्रम, ड से ढक्कन। ठीक है दोस्तों, ये इनका उच्चारण हो जाएगा। अगला है हमारा किस आधार पर था दोस्तों, और क्या था, नासिक के व्यंजन। बताइए क्या समझा था हमने, और क्या लिखेंगे, वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ, बताइए दोस्तों कहाँ से आएगी, मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती हो, ऐसी ध्वनि को क्या कहा जाएगा, नासिक के व्यंजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नासिक के व्यंजन। और यदि पूछ लिया जाए तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा कौन सा जाएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, नासिक के व्यंजन। कौन सा हो जाएगा, नासिक के व्यंजन। यदि और पूछ लिया जाए तो फिर क्या लिख देंगे हम, अंग या न और हो जाएगा आपका म। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, नासिक के व्यंजन होता है। कौन सा होता है, नासिक के व्यंजन होता है। और पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा फिर, अंग य न म। ठीक, अब यहाँ पर हमारे सामने एक मैं व्यवहारिक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, कोशिश करना आप जवाब देने की। अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, सोचिएगा दोस्तों। अगर इस तरह का प्रश्न बन जाए तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए। देखिएगा, एक प्रश्न लिखता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों मैंने, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन क्या लिखा दोस्तों मैंने, अंग निम्न में से किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक, ऐसा प्रश्न है हमारे सामने। विकल्प नंबर 1, इसमें दिया हमने, क्या दिया, कंठे। क्या दिया, कंठे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कंठे। 2 नंबर क्या देंगे हम, नासिक के। क्या दिया हमने, नासिक के। 3 नंबर कंठे नासिक के। ठीक है दोस्तों। 4 नंबर क्या दिया हमने, तालु। और 5 नंबर नोट। ठीक, अब इस प्रकार का प्रश्न यदि आ जाता है हमारे सामने तो हम क्या जवाब देंगे। देखिएगा, अंगे, प्रश्न क्या है, अंग निम्न में से किस प्रकार की ध्वनि है। ठीक, बताइए कंठ से इसका उच्चारण होता है कि नहीं होता है, सूत्र याद कीजिए, अकुह विसर्गे। ठीक है, बताइए इस अंग का जो वर्ग है वो कौन सा है, क वर्ग। क ख ग ग अंग कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से, ये भी सही है। बताइए नासिक की व्यंजन है कि नहीं है, बिल्कुल ये नासिक की व्यंजन है। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया कंठे नासिक के। बताइए कंठे भी है और नासिक के भी है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें किस प्रकार के विकल्प का चयन करना चाहिए। यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो बताइए दोस्तों अपने स्तर पर बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है आपके हिसाब से। इस प्रश्न का एकदम जो सही जवाब होगा वो रहेगा दोस्तों 3 नंबर। कौन सा रहेगा, 3 नंबर। क्यों रहेगा, क्योंकि ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है, लेकिन ये दोनों भी सही है, लेकिन इसके लिए मौजूदा विकल्प में सबसे उचित और
सही जो आंसर होगा उसका कौन सा हो जाएगा, कंठे नासिके। कौन सा हो जाएगा, कंठे नासिके। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, परीक्षाओं में थोड़ा सा हमें हमारे व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए, हमारे व्यवहार से संबंधित भी प्रश्न आ जाता है। व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि प्रश्न में पूछा क्या गया है और उसी प्रश्न के अकॉर्डिंग जो विकल्प आए हैं उन विकल्पों में सबसे उचित आंसर क्या होना चाहिए। ये हमारी थोड़ी तार्किक क्षमता पर निर्भर करेगा। तो यदि इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सूझबूझ के साथ इसका जवाब देना होगा। ठीक, तो क्या लिखा हमने, नासिकीय व्यंजन किसे कहा, वह व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु किसके साथ, मुख के साथ साथ कहाँ से निकलती हो, जिसमें नाक का भी इस्तेमाल किया जाता हो, वो क्या कहलाती है, नासिकीय ध्वनि कहलाती है। कौन कौन सी हो जाएगी, प्रत्येक वर्ग का पांचवा। कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है, नासिकीय व्यंजन होता है। यदि पूछ लिया जाए अंग यण न म, और इन पांचम वर्णों के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का। किसका प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हो। ठीक, इसके बाद बढ़ते हैं, अगला कौन सा था, अगला था दोस्तों हमारा कौन सा था, और क्या पढ़े थे हमने, चार हमारे पास थे, अंतस्थ या संघर्षहीन व्यंजन। कौन से थे, चार हमारे पास थे, अंतस्थ या संघर्षहीन व्यंजन। और ऐसा किसको कहा था हमने, ये है थे दोस्तों हमारे पास य, र, ल और व। क्या हो जाएंगे, संघर्षहीन और य, र, ल, व ध्वनियाँ कौन सी हो जाएगी, अंतस्थ व्यंजन। हम इनको संघर्षहीन क्यों कह रहे हैं, संघर्ष क्योंकि इनका उच्चारण किसके समान हो रहा था, अर्धस्वर के समान। हमने इनको अर्धस्वर में ही पढ़ा है, आप ऐसा भ्रम में नहीं आ जाए, कन्फ्यूज़न में मत चले जाना कि हमने इनको अर्धस्वर में पढ़ लिया फिर हम इनको यहाँ संघर्षहीन में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल संघर्षहीन में ही पढ़ेंगे। इनके साथ दो स्थितियाँ बन रही है, इनका उच्चारण किसके समान होता है, स्वरों के समान होता है। किसके समान होता है, स्वरों के समान होता है, इस कारण हमने इनको क्या कहा, अर्धस्वर कहा। अब स्वरों के उच्चारण में हमें क्या होता है, बाधा महसूस नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से स्वर उच्चारित होते हैं। जब स्वतंत्र रूप से ये उच्चारित होंगे तो कैसे होंगे, संघर्षहीन होंगे। कैसे होंगे, संघर्षहीन होंगे, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें संघर्ष करना नहीं पड़ता है। और संघर्षहीन ध्वनियाँ पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी, य, र, ल, व। ठीक, उसके बाद अगला कौन सा था दोस्तों, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या एक नाम और दे सकते हैं इनको, क्या हो जाएंगे दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। कौन से हो जाएंगे, संघर्षी व्यंजन। और ये कौन कौन से थे दोस्तों, ये तो खैर हम पढ़ के आए हैं, श, श, स और ह। ठीक, यही था हमारे पास, ये हमने दोबारा लिख लिया है। संघर्षी क्यों कहेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारा एक उच्चारण अवयव दूसरे उच्चारण अवयव के नज़दीक आ जाता है और इनका उच्चारण करने में जिह्वा संघर्ष, जो वायु है वो संघर्ष करती हुई बाहर आती है। इस कारण हमने इनको क्या कहा, संघर्षी व्यंजन कहा। ठीक, तो ये था दोस्तों हमारा अभ्यंतर प्रयत्न या अवान्तर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और इसके बाद देखेंगे हम किसके आधार पर, घोष नाद कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, चलिएगा।